अस्सलाम वालेकुम। आज की अभी सबसे जो लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि इमरान खान को अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल किया जा रहा है। इस वक्त ख़बरें ये हैं कि वहाँ से अटक से रवानगी हो गई है और अडयाला में शॉर्टली ये अदालत के हुक्म के तहत है। गुज़श्ता रोज़ भी ये ख़बरें आई थी, बाद में उसकी तरदीदी भी नोट आने शुरू हो गए, लेकिन उसके ऊपर तहरीरी हुक्मनामा मौजूद नहीं था। तो आज तहरीरी हुक्मनामा आने के बाद अटक से रवानगी हो चुकी है और अडयाला में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है इस वक्त। किसी भी वक्त आई होप कि प्रोग्राम के दरमियान में अगर ऐसी कोई डेवलपमेंट होती है तो आपसे वो तफसील भी शेयर करेंगे। अगले आधे पौने घंटे में इनको असूली तौर पर हमारा ख्याल ये है कि अडयाला पहुंच जाना चाहिए। दूसरी तरफ आ जाएं तो अभी थोड़ी देर पहले ही सुप्रीम कोर्ट का जजेस की तकर्री के हवाले से एक ऑर्डर आया। 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला है जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं। अतर मिनल्ला साहब का इख्तलाफी या इजाफी नोट है, अभी मैं पूरी उसकी तफसील में नहीं जा सका, लेकिन पाकिस्तान में जजेस की तकर्री और बाज़ ऐसे हाई प्रोफाइल जो पोलिटिकल केसेस हैं, उन दोनों चीज़ों को सामने रख के ये देखना चाहिए कि जजेस में इतना दमखम होना चाहिए कि अगर कोई जनरल ज़ियाउल हक किसी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने के लिए आपकी बाजू में रोड़ रहा है तो आप इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, अल्लाह को आपने जवाब देना है कि आपके किए हुए फ़ैसले से एक वज़ीर-ए-आज़म फांसी के फंदे के ऊपर झूल गया। तो कोई तरीक़ाकार के अंदर ऐसी जान होनी चाहिए कि छान फटक के बाद वो बंदा ऊपर आए जो काबिल सताइश हो, जिसके अंदर कोई करैक्टर हो, खड़ा हो सके और इंसाफ के लिए खड़ा हो सके, अपने ज़ाती मफाद के लिए नहीं खड़ा हो सके। पाकिस्तान की तारीख़ में जो बहुत से जजेस के नाम आते हैं जो बड़े नाम जिन्होंने पैदा किया या इंसाफ की खातिर जिन्होंने स्टैंड लिया या ऐसी जजमेंट्स लिखी जिनकी बाद में नज़ीर बनी, तो माजरत के साथ उसमें हमारे बेशतर जो रिसेंट पास के जजेस हैं उनमें से किसी एक का नाम भी सामने नज़र नहीं आता जो शाबाशी के मुस्तहिक़ करार दिए जा सकें कि हाँ बहुत अच्छा काम किया। किसी ने एक वज़ीर-ए-आज़म को फांसी पे लटका दिया, किसी ने 3 वज़राए-आज़म को नाअहल करार दे दिया, किसी ने जनरल मुशर्रफ को आइन में तरमीम करने के लिए मोहर लगा के अदालत के ज़रिए फ़ैसला दे दिया। तो ये अदालती फ़ैसले नहीं थे। तो तकर्री का तरीक़ाकार के अंदर ऐसी रिफ़ॉर्म की ज़रूरत है कि जो सबसे कॉम्पिटेंट है, जो सबसे काबिल है और जिसका करैक्टर है, बकाऊ माल नहीं है, दबाव के आगे बिकने वाला नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस की जो म्यार है तकर्री का उसके ऊपर पूरा उतरे। फिर इसके साथ ही मरियम की वापसी है पाकिस्तान में और नवाज़ शरीफ की वापसी के ऊपर उनका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। क्या जेल जाएंगे, सियासत करेंगे, सीधा जलसों से ख़िताब करेंगे, वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, या पहले सुप्रीम कोर्ट से जो उनके ऊपर नाअहली का एक फ़ैसला है कि 62(1)(f) के तहत नवाज़ शरीफ और जहांगीर खान तरीन ताहयात नाअहल 5 साल नहीं थी मुद्दत, ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था, तो उसके ऊपर पहले इन्हें सुप्रीम कोर्ट से एक दोबारा मोहर लगवानी पड़ेगी। ये तीनों ख़बरें हैं जो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मेहमान शख्सियत मुसद्दिक़ मलिक साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, सलमान अकरम राजा साहब हैं मारूफ माहिर कानून, इसके अलावा महमूद मौलवी साहब हमारे साथ हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से। हमारे नुमाइंदे हैं फ़ारूक बुखारी साहब हमारे साथ हैं अटक से। बुखारी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तो आप मुझे ये बताइए कि इमरान खान क्या रवाना हो गए अटक जेल से या अभी नहीं रवाना हुए? जी, इमरान खान साहब को जो इस्लामाबाद पुलिस की तकरीबन 20 गाड़ियां थी, 72 बंद गाड़ी भी साथ लेकर आए थे, वो लेकर इंतहाई खुफिया रास्ते के जरिए वो अडयाला जेल की तरफ रवाना हो गए हैं। तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है, तो मेरा ख्याल है कि अब वो रावलपिंडी के तकरीबन करीब पहुंच चुके होंगे या अडयाला जेल के बिल्कुल करीब है। अच्छा, ये कल भी खबरें आई थी पहले कि इमरान खान को मुंतकिल किया जा रहा है अडयाला, फिर आज सुबह ये खबरें आई कि इमरान खान ने कहा कि नहीं मैं यहीं ठीक हूँ। फिर ये क्या डेवलपमेंट क्या थी, ताख़ीर क्यों हुई? गुज़श्ता रोज़ क्यों नहीं रवाना किया गया और आज क्यों रवाना किया गया? जी, इस तरह हुआ कि आज तकरीबन 3 दिन से ये अफवाहें अटक में गर्दिश कर रही थी कि जो चेयरमैन है पीटीआई के, उन्हें अडयाला जेल मुंतकिल किया जा रहा है। इस सिलसिले में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है उन्होंने भी एक हुक्म दिया था, लेकिन अटक के अंदर ये फजा तो घूमती रही, बल्कि कल जो अटक जेल है इसके ऊपर एक जो हेलीकॉप्टर है वो भी राउंड लगाता रहा। वो पता नहीं किस मकसद के लिए राउंड लगा रहा था, लेकिन लोग यही अंदाजा लगाते रहे कि शायद इसके अंदर लेकर जाएंगे। जो हेलीकॉप्टर है वो जेल के दूसरी साइड पर खड़ा हो गया है। ये इस तरह के जो गर्दिशें, फिर खबरें चलना शुरू हो गई और लोग एक दूसरे को टेलीफोन करके पूछना शुरू हो गए कि चेयरमैन पीटीआई को मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन शाम को जाकर समझ
ठीक है बुखारी साहब, आपकी इस वक्त फ़ोन में थोड़ा सा इशू, पिंडी वाले साथी हैं जी यासिर हकीम, उनसे भी रब्ता कायम करें और उनसे अपडेट लें कि सिक्योरिटी की क्या पोजीशन है और कहाँ तक कब तक इम्कान है इमरान खान के पहुँचने का। राजा साहब से स्टार्ट करते हैं। राजा साहब, क्या सिग्निफिकेंस है अटक से अडयाला मुंतकिल होने की? कोर्ट का फैसला है, इमरान की इस्तदा है, या कोई सहूलियात का इशू था कि वहाँ नहीं है यहाँ मौजूद है? क्या सिग्निफिकेंस है इसकी? देखिए, ये है तो इंतजामी नौयत का मामला कि एक शख्स को जो मुल्जिम है या जिसके खिलाफ फैसला आ चुका है उसे कहाँ रखना है, ये इंतजामी नौयत की कार्रवाई है। क्योंकि देखिए, इस्लामाबाद में बजाते खुद कोई जेल नहीं है। अटक और अडयाला दोनों पंजाब की जेलें हैं। इनको इस्तेमाल किया जाता है इस्लामाबाद में दी गई सजाओं या इस्लामाबाद में चलने वाली कार्रवाई के हवाले से। तो ये फैसला जो है अदालत करती है। पहले भी अदालत ने तोशा खाना केस में तो यही हुक्म दिया था कि उनको अडयाला मुंतकिल किया जाए, वहां रखा जाए। लेकिन बाद में गालिबन साइफर वाले मुकदमे में जज साहब ने अटक का कह दिया, तो ये इनको अटक ले गए। उसमें और वजूहात भी हो सकती हैं कि उनको दूर रखा जाए लोगों से, लोगों का कोई हुजूम इकट्ठा ना हो। अब जो अडयाला जाना है ये इंतजामी नौयत का मामला है, पर ख्याल ये किया जा रहा है कि चूंकि शाह महमूद कुरैशी साहब भी अडयाला में हैं, तो वहाँ शायद जेल के अंदर कोई ये जॉइंट ट्रायल इनकी करने का इरादा हो। जाहिर है उसको वो उसकी मुखालफत करेंगे। सदा तो यही होगी कि जो ट्रायल होनी है वो खुली अदालत में हो, जेल के अहाते में ना हो। लेकिन हो सकता है ये इरादा हो इरादा साजों का। आपका ख्याल ये है कि ये जो साइफर वाला मामला है इसकी कार्रवाई अडयाला जेल के अंदर शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ भी और इमरान खान के ख़िलाफ़ भी चल सकती है, ये आपको अंदेशा है? देखिए, ये मुमकिन है कि ये ख्वाहिश हो। मेरी नज़र में ये ख्वाहिश कोई जायज़ ख्वाहिश नहीं होगी। हर मुकदमा जो है वो एक खुली अदालत में चलना चाहिए जहाँ सब उसको देख सकें, सहाफ़ी भी देख सकें, दीगर आम शहरी भी देख सकें। ये एक बड़ा बुनियादी उसूल है। इंसाफ जो है वो होता नज़र आना चाहिए। एक बंद कमरे में, एक बंद अहाते में इंसाफ जो है वो मशकूक हो जाता है। लिहाजा अगर किसी की ये ख्वाहिश है कि उनको अडयाला जेल में ट्राई किया जाए, तो इसकी भरपूर मुखालफत मैं समझता हूँ सहाफती हलकों को भी करनी चाहिए और माशरे को भी करनी चाहिए। डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, आप बताइए, आपकी जमात से शाहिद खाकान अब्बासी, नवाज़ शरीफ, पीपल्स पार्टी से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, ये ख़ुद आसिफ जरदारी साहब, ये सारे लोग जेल की हवा खाते रहे हैं और पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री भरी पड़ी है ऐसे वाक़यात से कि वज़ीर आज़म उतरते के बाद सीधा जेल की यात्रा करते हैं। क्या ये सिलसिला ऐसे ही चलेगा? और आपका रद्द-ए-अमल इमरान खान की अटक से अडयाला मुंतकली पर? देखिए, अडयाला तो जैसे कि राजा साहब ने भी फरमाया, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। उम्मीद मुझे ये है कि वहाँ पे कूलर लगा होगा, एयर कंडीशनर नहीं उतारा होगा, पंखे नहीं उतारे होंगे, वाटर कूलर नहीं हटाया होगा, और बिस्तर लगा होगा। मौत की काल कोठरी में उनको नहीं रखेंगे। रास्ते में गाड़ी उनकी जब आ रही होगी तो उसमें कोई 18-20 किलो हेरोइन नहीं डालेंगे। बस अगर ये तमाम चीज़ें ना हों तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है कि वो एक जेल में रहते हैं या दूसरी में। दूसरे, ये अटक की जेल जो है वो कौन सी ऑस्ट्रेलिया में है, यानी दरिया के एक पार अटक है, दरिया के दूसरे पार पिंडी है। कोई इतना बड़ा फ़र्क तो है नहीं। अगर खान साहब को लोगों से दूर रखने का मामला, तो अटक में भी उतनी दूर लोग हैं और अडयाला में भी उतनी दूर लोग हैं। अटक में भी सेल्स के इर्द गिर्द जो हैं वो दीगर मुल्ज़िमान और मुजरिम जो हैं वो मौजूद हैं और अडयाला में भी मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ ये मैटर तो कम्प्लीटली एडमिनिस्ट्रेटिव है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि खान साहब के ऊपर आई होप जो उन्होंने दीगर लोगों के साथ सलूक किया है, मुझे उम्मीद है कि वो सलूक नहीं किया जाएगा और एडमिनिस्ट्रेटिवली जो उनको रियायत जिसके वो मुस्तहिक हैं वो मिलेंगी। और ना वो किसी का बिस्तर खींचेंगे, ना वो किसी का कूलर उतारेंगे, ना किसी का पंखा उतारेंगे, ना किसी को तकलीफ़ देंगे, ना किसी को रुलाने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये सब कुछ हो तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है जी। सही। मैं महमूद मौलवी साहब से भी पूछते हैं। महमूद मौलवी साहब, अभी बड़ी ख़बरें थी पिछले चंद रोज़ से कि कोई बिहाइंड द सीन कुछ रोल प्ले कर रहे हैं लोग कि बातचीत का अमल आगे चले, इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान में जो फासले हैं वो कम हो जाए। तो क्या अडयाला में मुंतकली के बाद फासला कम हो जाता है GHQ और इमरान के दरमियान में, कि फ़ासला उतना ही है जितना पहले था? देखिए, फासला तो उतना ही है जितना मेरे ख्याल से पहले था, मगर ख्वाहिशें जो है हर आदमी की होती हैं और
और मेरा ख्याल से सही भी है कि वो ख्वाहिश कर रहे हैं कि भाई किसी तरीके से जो है इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है कोई एग्रीमेंट हो जाए। उसकी वजह ये है, ये ख्वाहिश किसकी है? इमरान खान की ख्वाहिश है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई डील हो जाए उनकी? मेरे ख्याल से लग तो ऐसे ही रहा है। उसकी वजह यह है कि जो भी जेल में होता है ज़्यादातर मैं कहूँगा कि ख्वाहिश उसी की होती है। उसकी वजह यह है कि मैं थोड़े अरसे पहले मतलब कई लोगों से मुलाकात हुई थी मेरी जेल के अंदर, ठीक है ना, और वहाँ पे वो यही कह रहे थे कि यार किसी तरीके से जो है हमारी जो है अंडरस्टैंडिंग हो जाए और हम जेल से निकल, क्योंकि देखिए जेल किसी के लिए आसान नहीं है। और अगर जैसे अभी मेरे भाई ने कहा कि ऐसे सख्तियाँ होनी नहीं चाहिए, बदकिस्मती ये है कि जिसके दौरे हुकूमत आती है ना, वो ये सोचता नहीं है कि वक्त बदल भी सकता है। जब हेरोइन का देखे, जब राना सनाउल्लाह के वहाँ हेरोइन रखा गया था तो कभी वो सोचा भी नहीं होगा उन्होंने कि यार ये चीज़ वक्त बदल जाएगा। जिस वक्त किसका फैसला था राना सनाउल्लाह पे हेरोइन डालने का? फैसला किसने लिया था? तो देखे ना पीटीआई के दौर में ही हुआ ना। देखिए पीटीआई के दौर में लिया था हुआ फैसला? इमरान खान का रोल था, शहजाद अकबर का रोल था, उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट के किसी करेक्टर का रोल था, किसका रोल था? देखिए मैं क्योंकि इससे एग्जैक्टली वाकिफ नहीं था तो मैं कभी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा जिसके ऊपर मुझे बाद में रिग्रेट करना पड़े। मुझे इसकी इंफॉर्मेशन नहीं थी, मगर इसमें कोई दो राय नहीं था। अभी आपने एक स्टेटमेंट दी है, अभी आपने कहा कि आपकी हाल ही में जेल में कुछ लोगों से मुलाकात हुई थी तो उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट से डील हो जाए। वो ख्वाहिश रखने के बावजूद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में आके खिताब करके आप लोगों से जफ्फियाँ डाल के फिर अली जैदी कहीं आगे पीछे हो गए। मेरे ख्याल है इमरान इस्माइल भी कच्चे पक्के हो रहे हैं। क्या वजह हुई अली जैदी को पीछे हट गया उसके बाद, इस ख्वाहिश के बावजूद कि एस्टेब्लिशमेंट से डील हो जाए? देखिए मैं आपको बताऊं, ज़बरदस्ती जो है ना आप किसी को वो तब्दील नहीं कर सकते। उसकी वजह है कि थोड़े वक्त के लिए हो जाएंगे फिर वो वापस चले जाएंगे। जो भी अगर मेरे ख्याल से अलहदगी लेगा वो अगर अपने सच्चे दिल से लेगा तो अलग बात है, वरना तो देखें वो जिसको कहते हैं ना वो टाइम बिंग के लिए अगर अली जैदी नहीं आए तो मेरे ख्याल से ये उनका ज़ाती मौक़िफ़ है और नहीं आना चाह रहे हैं तो हमें कोई जो है फ़र्क नहीं पड़ेगा। जहाँ तक आपने इमरान इस्माइल की बात की, इमरान इस्माइल तो काफ़ी एक्टिव आ चुके हैं जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, और जो है वो जो है इस्तेकाम पार्टी में है। तो अब आप ये देखें ना कि हम बात कर रहे हैं, अभी एक तो खबरें ये भी आ रही है कि इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे अटक में रहने दो। हाँ, ये सुबह ये भी खबरें आई, कल पहले खबर आई कि भेजा जा रहा है, फिर खबर आई नहीं भेजा जा रहा, वो तहरीरी शायद हुक्मनामा नहीं था, फिर आज सुबह खबर आई कि खान साहब ने कहा कि मैं इधर ही खुश हूँ। लेकिन अब खबर ये आई है कि कोर्ट का ऑर्डर है, चीफ जस्टिस का हुक्म है, इसलिए पुलिस उस हुक्म की तामील कर रही। सलमान अकरम राजा साहब, जजेस की अपॉइंटमेंट के ऊपर ऑर्डर में अभी तफसीली तौर पर पढ़ नहीं सका, पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो इसके ऊपर और भी बात करेंगे। लेकिन अभी माजी करीब में जजेस के रोल के ऊपर एक सवालिया निशान भी है कि वो 20-20 दफ़ा बंदा और 8-8 10-10 दफ़ा तो बहुत सारों के साथ हो गया, ज़मानत होती है वो बंदा उठा के फिर ले जाते हैं। और फिर जो माजी के वज़राए आज़म के साथ हुआ, ख़ुद नवाज़ शरीफ के साथ जो कुछ हुआ, वो जजेस की कमज़ोरी की सबसे बड़ी एक निशानी थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ फांसी का फंदा, नवाज़ शरीफ के साथ एक मुंतखब वज़ीर आज़म को उठा के बाहर फेंक दिया, किसके ऊपर? अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर। तो ये मामला तो जजेस के लिए शायान शान तो थे नहीं। जी ऐसा ही है, हमारी तारीख कोई बहुत ताबनाक नहीं है, और ये कहना कि हमारे पास कोई फार्मूला है जिसके नतीजे में आइंदा बहुत ही एक फौलादी इरादे और अज़म के जज सिर्फ आएंगे हमारी अदालतों में, आला अदालतों में, तो वो भी मैं नहीं कह सकता। देखिए ये बड़ा एक मामला ऐसा है कि जिसके बारे में पहले से कोई कसौटी या कोई एक आप कह लीजिए एक बयार जो है पहले से ऐसा कायम करना जिसके नतीजे में हम ये यकीन कर सकें कि ये शख्स जो है ये झुकेगा नहीं, ये दबाव में नहीं आएगा, ये घबराएगा नहीं, ये बहुत ही मुश्किल है। हम बात ये करते हैं कि उसको ईमानदार होना चाहिए, उसको काबिल होना चाहिए, तो ईमानदार और काबिल तो बहुत लोग थे। जस्टिस मुनीर बहुत ईमानदार थे, बहुत काबिल थे। ईमानदार जो है एक तरह से जो माली मामलात हैं उनके हवाले से, लेकिन क्या वो जहनी तौर पे भी शख्स ईमानदार रहेगा जज बनने के बाद? क्या जहनी तौर पे वो तवाना रहेगा, उसकी रूह जो है उसका साथ देगी, उसके अज़म का? ये कहना नामुमकिन है।
लिहाजा ये कौन सा मयार हो, कौन जज बनाने वाली ताकत हो जो बिल्कुल हर दफा इस बात का यकीन कर सके कि ये शख्स जो है आकर खड़ा हो जाएगा, आइन के खिलाफ अगर कोई काम हुआ, आइन पर हमला हुआ तो ये मुदाफियत करेगा। ये मैं नहीं समझता कि इसका कोई ऐसा मयार हमारे पास है या कोई ऐसा तरीका है जिसके जरिए हम एक मैं बात और आपसे पूछ लूँ, फिर डॉक्टर मुसद्दिक साहब से उसका जवाब लूँगा। आपने राजा साहब वो केस लड़ा था और जीता था जिसमें IJI की फंडिंग वाले मामले के ऊपर जनरल असद दुरानी और जनरल बेग साहब के ख़िलाफ़ हुकूमत को कहा गया था कार्रवाई के लिए, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। वैसा ही ये केस फैज़ाबाद धरने वाला भी सामने आने वाला है, पता नहीं उस पर भी कुछ होगा कि नहीं होगा। ये कुछ हो आपको क्या, मैं दोनों का कंपैरिजन चाहूँगा कि आप थोड़ा सा मुझे दे दें और अपनी राय भी बता दें। देखिए, बात तो दोनों मुकदमों में एक तरह से यकसा थी कि वो लोग जिन्होंने हल्फ उठाया होता है आईने पाकिस्तान की वफादारी का, जिन्होंने ये हल्फ उठाया होता है कि वो सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे, जोड़ तोड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे, वो ये तय नहीं करेंगे कि किस पे सुर्ख लकीर लगानी है, किस पे सुर्ख लकीर नहीं लगानी, वो अपने आप को कौमी मुफाद का जो है जज मुकर्रर नहीं करेंगे कि हम जानते हैं कौम के मुफाद में क्या है, मुल्क के मुफाद में क्या है। ये तमाम मामलात इन मुकदमात में, ख़ासतौर से जिस मुकदमे का आपने जिक्र किया असगर खान केस, बहुत साल ये मामला अदालत के सामने रहा। फिर 2012 में तो तकरीबन हर हफ्ते इस पे 2 दफ़ा कार्रवाई हुई और फरवरी और अक्टूबर के दरमियान एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया, लेकिन उसका नतीजा कुछ भी नहीं हुआ बज़ाहिर। अब 10-11 साल गुजर गए हैं। उस फैसले में कहा गया था कि इन हज़रात के खिलाफ जिन्होंने अपने रोल को माना है, इन्होंने माना है कि बेनज़ीर भुट्टो को रोकने के लिए इन्होंने सियासी और आइनी अमल में मुदाखलत की, इन्होंने IJI की तश्कील की, इन्होंने सियासतदानों में पैसे बांटे, ये सब कुछ इनके मनसब के से इनहराफ था, उसके मुताबिक नहीं था, इनके हल्फ से इनहराफ था। लेकिन वो आज भी सीना तान के फिरते हैं और अपने किए पर ना नादिम है, ना कोई उनमें खिफ़त की कोई झलक नजर आती है। तो ये एक अलमिया है हमारी इज्तिमाई जिंदगी का। और ये तो आपके ख्याल में फिर 28 वाले केस का क्या बनेगा? उसमें जनरल फैज़ का नाम है और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उसमें भी है। देखिए, अब तो ये सुप्रीम कोर्ट पे है कि वो अपने फैसले पे अमल किस तरह कराती है। असगर खान केस में जब हमने फैसले पर अमल का तकाजा किया, अब मरहुमा मिसेस असगर खान खुद पेश हुई। इस वक्त तक असगर खान साहब वफात पा चुके थे। उन्होंने खड़े होकर 90 वर्ष की उम्र में अदालत से तकाजा किया कि जो फैसला दिया गया है उस पर अमल किया जाए, तो कुछ भी नहीं हुआ। तो अब ये एक हमारी एक बदकिस्मती है कि ताकत का सरचश्मा आपकी तवक्को क्या है? 28 वाले दिन अदालत इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई जोर लगाएगी कि छोड़ देगी इसको? देखिए, मैं कुछ नहीं कह सकता। हम उम्मीद कर सकते हैं कि आइन की के तकद्दुस के लिए और जो आइन के तहत हल्फ लिए गए हैं उनके तकद्दुस के लिए अदालत की तकाजा करे और कोई अमल करे। लेकिन ये हम देखेंगे क्या होता है उस दिन। ये सवाल डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, नवाज़ शरीफ ने एक बयानिया दिया जिसमें उन्होंने जनरल बाजवा, जनरल फैज़, जस्टिस एजाजुल हसन, कुछ और सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस, उनके नाम लेकर कहा कि इनको इंसाफ के कुटहरे में लाया जाएगा। वो बयानिया ज़्यादा देर ठहर नहीं सका, बल्कि शहबाज शरीफ ने फौरी तौर पर वापस दौड़ लगाई लंदन में बड़े भाई साहब को समझाने के लिए कि ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी, इस्टेब्लिशमेंट से दोस्ती हुई है, दोबारा ख़राब हो जाएगी। तो अब ये केस भी लगा हुआ है और आप लोगों ने बयानिया भी एक दे के खामोशी इख्तियार कर ली है। क्या करेंगे? क्या पार्टी जाएगी इस केस में इम्प्लीमेंटेशन के लिए? मैं 2-3 चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगा जी। मैं आपके सवाल का भी जवाब देता हूँ। एक तो जैसे राजा साहब कह रहे थे, राजा साहब ने पहले भी जो बात की कि इंसाफ होना चाहिए, होता हुआ दिखना चाहिए, इस वजह से अदालती कार्रवाई जो है बंद कमरों में नहीं होनी चाहिए, अदालती कार्रवाई जो है वो आवाम के सामने होनी चाहिए। और पिछले दिनों तो शायद कुछ अदालती कार्रवाई टेलीकास्ट भी डायरेक्ट हुई है, जो बड़ी अच्छी चीज़ है। मैं समझता हूँ तकर्री भी इसी तरह आप चाहेंगे कि इस केस को 28 वाले केस को बराह रास्त दिखाया जाए, लोगों के सामने जाए कि केस को अब फैज़ ने क्या ऑर्डर जारी किया था फायजी साहब ने? जी, मैं समझता हूँ ये तमाम, जब एक बात शुरू हो गई है और कोर्ट केसेस जो हैं वो पब्लिक डोमेन में आ गए हैं और टेलीविज़न पे आ रहे हैं, तो ये चलता रहना चाहिए, इसको क्यों रुकना चाहिए। मगर जो मैं नुक्ता उठाना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगरचे हमारे पास कोई तराजू नहीं है, हमारे पास कोई पैमाना नहीं है कि हम देख सकें कि कौन इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट रहेगा, लेकिन एक पब्लिक ट्रांसपेरेंसी के अंदर डिस्कशन तो होनी चाहिए ना। अगर आप किसी को
सुप्रीम कोर्ट में लगा रहे हैं, यानी उसके बाद कोई अपील नहीं रह जाती, कोई और रास्ता नहीं रह जाता, तो एक पब्लिक प्रोसेस जिसके अंदर आपका तमाम माजी, आपका तमाम हाल, आपके तमाम टैक्सेस, आपके पुराने केसेस, आपकी जजमेंट्स, वो एक खुले तरीके से डिस्कस हों, जिसमें सवालात पूछा जा सके कि इस तरह का फ़ैसला इस नौइयत के केस में कैसे हुआ। ये कोई अनहोनी बात नहीं, पूरी दुनिया में इसी तरह होता है। तो आपके पास कोई कसौटी है या नहीं है, उसमें ट्रांसपेरेंसी ऐड करने से आपकी जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो बेहतर हो जाएगा। और जो हमारी जुस्तजू है वो तो बेहतरी की तरफ है कि आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोसेस बेहतर होता चला जाए, उसमें जितनी ट्रांसपेरेंसी आएगी उतना बेहतर होगा। उस सवाल का भी जवाब दे दें कि क्या 28 को PMLN चाहेगी कि जनरल फैज़ के मामले पे फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो ऑर्डर किया हुआ है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए ज़ोर लगाया जाए, देखिए बात ये दायर करे। जी, आपकी हुकूमत गिरी थी, उसके बाद जो कुछ हुआ था आपके साथ आप सब ने भुगता हुआ। शाहिद खान वज़ीर आज़म थे, तो आप तो उस प्रोसेस में सारे आई विटनेस हैं कि क्या कुछ हुआ। लेकिन देखिए जैसे जैसे मसलन आज अभी थोड़ी देर पहले आप गुफ्तगू फरमा रहे थे तो आपने कहा कि मगर कुछ हो नहीं सका। नहीं, कैसे नहीं हो सका? आज ये गुफ्तगू है, ये हो ही नहीं सकती थी अगर राजा साहब ये केस अदालत में नहीं लड़ते। कोई गुफ्तगू का इम्कान ही नहीं। राजा साहब ने लड़ा, लेकिन आपकी हुकूमत थी जनाब, आपने कुछ भी नहीं किया उसके बाद। मैं आपकी बात, राजा साहब से शिकवा नहीं है, आप लोगों ने कुछ नहीं किया। मैं तमाम चीज़ें मैं तो उनको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। इसी तरह जो इंडाइटमेंट हुई परवेज़ मुशर्रफ साहब की, उसके ऊपर अब डिस्कशन होती है। इंडाइटमेंट हुई, इसमें कोई शक नहीं कि वो ज़ोर से बाहर चले गए और उन्होंने जाने से पहले कहा भी कि बस मैं ताकतवर था और ताकतवर लोग मेरे साथ थे तो मैं बाहर जा रहा हूँ। लेकिन आज उस पर डिस्कशन होती है। आप 28 को चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जोर दे? आप देखिए मुझे तो बड़ी अजीब सी बात लगी जी। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ कि मेरी तो ये ख्वाहिश है कि यानी एक इकामे के ऊपर आपने इम्प्लीमेंटेशन जज बिठा दिए, इकामे के ऊपर कि एक आप 10 संदूकों में सबूत लेकर आए, वो राजा साहब उस केस में भी मौजूद थे, 10 संदूक अदालत में लाए गए और ट्रॉलियों के अंदर केस लाया और आखिर में इकामा के लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक जज लगा दिए गए। तो मैं समझता हूँ कि जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला करे, जिसको वो ओन करे, उन फैसलों की इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी अगर सुप्रीम कोर्ट ने लेना शुरू कर दी है, अगरचे मुझे नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट कानूनी तौर पर इम्प्लीमेंटेशन कोर्ट है या नहीं है, लेकिन अगर वो जिम्मेदारी ले रही और ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर किए गए इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो हर चीज़ के अंदर जो फैसले सुप्रीम कोर्ट करे उनको ओन करे। और जो गलत फैसले हुए हैं, मैं समझता हूँ एक ट्रूथ और रिकन्सिलिएशन के प्रोसेस के ज़रिए, जिसका जिक्र नवाज शरीफ साहब पहले भी करते रहे हैं, कभी वो उसको ग्रैंड डायलॉग कहते हैं, कभी ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कहते हैं, कभी एहतसाब कहते हैं। जब तक ये हीलिंग का प्रोसेस शुरू नहीं होगा, जब तक ये पब्लिक के अंदर हम डिस्कशन नहीं करके करेंगे, हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो मैं समझता हूं एक ब्रेक ले लें। ब्रेक से वापसी पे महमूद साहब से भी पूछते हैं जी, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। मैं कुछ हिस्से ब्रेक में पढ़ रहा हूं जो जस्टिस अतर मंडेला ने इसी जजमेंट के हिस्से के तौर पर एक इजाफी नोट है या इख्तलाफी नोट है उसमें तहरीर की है। इंटरेस्टिंगली उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है यूज़रपर का जनरल परवेज़ मुशर्रफ के लिए। हमारे यहाँ जजेस इतने बहादुर नहीं हैं कि एक मिलिट्री डिक्टेटर जिसने आइन तोड़ के इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया उसको यूज़र पर कह सकें। तो कोई जज लिखे तो मैं उसको पहले तो कहता हूँ कि शाबाश, आपने इतनी हिम्मत दिखाई है कि यूज़र पर बोला तो है। उनका सैयद ज़फ़र अली शाह वाली जो जजमेंट है उसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि उसने आइन भी तोड़ा, कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ा, इसके अलावा यूनिफॉर्म के अंदर 99 से 2008 तक हुकूमत में रहे और सुप्रीम कोर्ट ने एक और यूज़र पर जो था, एक और जो गासिब था, उसको भी इंडोर्स कर दिया। इसी तरीके से 62(1)(f) के तहत जो वज़रा आज़म और मुंतखब नुमाइंदों की नाहली है उसकी भी उन्होंने मिसालें दी हैं कि एक एक्सपायर्ड शनाख्ती कार्ड के ऊपर तो लोगों को नाहल कर दिया गया, लेकिन ख़ुद जो जजेस थे बड़ी खुशी के साथ नया हल्फ उठा के, जो भी मिलिट्री डिक्टेटर आता है वो अपना PCO का हल्फ उठवा लेता है, तो नया हल्फ उठा के अपनी नौकरी करते रहते हैं। तो अच्छा हिस्सा है, मैं पूरी पढ़ लूँ, इसके ऊपर मैं और बातें आपके साथ शेयर करूँगा। मैं महमूद मौलवी साहब की तरफ आते हैं। महमूद मौलवी साहब, जो नवाज़ शरीफ का इस वक्त बयान है वो इंटरेस्टिंगली सियासत का रुख उनके लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी मुतय्यन कर सकता है। जो बयानिया जिससे उन्होंने आगाज़ किया था पाकिस्तान आने के ऐलान के साथ, उस पे मुझे लगता नहीं है कि वो ठहर सके हैं। उसके बाद खामोशी हो गई और 21 अक्टूबर तक मुझे लगता है अपनी फ़ाइन ट्यूनिंग करेंगे उस बयानिया की, जिसमें जनरल बाजवा की एटलीस्ट अकाउंटेबिलिटी वाला हिस्सा तो 100% हज़फ हो जाएगा। बाकी क्या बचता है उसके ऊपर भी मुझे यकीन नहीं है। आप क्या कहते हैं?
मेरा कहना बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये जो स्टेटमेंट जज्बात में उन्होंने दे दिया, और ये मैं 2 दिन पहले भी कह चुका हूँ वो 101% उसके ऊपर रिट्रीव करेंगे, और या तो स्लो डाउन होके उसको जो है जिसको कहते हैं ना दफन हो जाएगा। और उसकी वजह अगर एक चीज़ है कि अगर इस किस्म के स्टेटमेंट्स देखिए स्टेबिलिटी का भी सत्यानाश करेगी, और ये जो है इकनॉमी की हालात इतने ख़राब हैं, अगर हम इन इश्यूज़ को जो उठाएं इस वक्त, अपने दौरे हुकूमत में ये बदकिस्मती से कोई भी नहीं उठाता देखिए ना, अभी 14 महीने के दौरे हुकूमत थी, उस वक्त तो किसी ने कोई बात नहीं की। अब जाके देखिए ना बात करना, इसका बड़ा मज़ाहिया खेज़ चीज़ है कि आज हम बात कर रहे हैं इलेक्शन। या तो आपने इलेक्शन करवाना नहीं है तो ऐसी बातें करें ताकि चीज़ें जो है इस हद तक बढ़ जाए कि इलेक्शन ना हो। और अगर चीज़ों को और इकनॉमी का सत्यानाश हो, देखिए इस वक्त आप ये कहना कि जी बाजवा साहब का ट्रायल करें, कल आप कहेंगे जो फलाने का ट्रायल करें। देखें एक चीज़ है, अगर कोई पॉलिसी बनानी है, जब आप लोग इक़्तिदार में आए कोई ऐसी पॉलिसी बनाए, बैठ के सिर्फ बयानात देते रहें और मुल्क को डिस्टेबलाइज करें और इकनॉमी का सत्यानाश करें, मेरे ख्याल से मैं इनसे कहूँगा खुदारा इस किस्म के काम ना करें। और जो है इलेक्शन अगर जो है वो देख रहे हैं तो वो आए और इलेक्शन के लिए तैयारियां करें। जहाँ तक मेरा एक अंदाज़ा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मगर मेरे व्यू के हिसाब से नवाज शरीफ साहब जो है 21 अक्टूबर को आएंगे भी नहीं, ये मेरा अपना व्यू है। हो सकता है आएंगे भी नहीं, मगर मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ। ये आपका तासुर क्यों है कि वो आएंगे ही नहीं? नहीं, मैं कहूँगा 21 अक्टूबर को नहीं आएंगे। आप भी इधर हैं, मैं भी इधर हूँ, हम देख लेंगे। देखिए स्टेटमेंट देना, अभी तो देखें इसके ऊपर बातचीत चल रही है कि मैं आऊँ या ना आऊँ, जेल जाएंगे नहीं जाएंगे, जो कोर्ट्स क्या फैसला करेंगे, इतना आसान नहीं है। उसकी वजह है कि जो भी आदमी, आपको लगता है कि नवाज शरीफ को जेल जाना पड़ सकता है? जी बिल्कुल, अगर कानून के हिसाब से तो जेल जाना पड़ेगा। वो जेल से छुट्टी लेके गए थे कि जी मैं मेडिकल के लिए जा रहा हूँ। ये तो नहीं हो सकता कि उनकी अब सजाएं भी ख़त्म हो जाए। उसकी वजह ये कहेंगे कि जी मैं जो वहाँ पे 2 साल या 3 साल रह के आया हूँ उसको आप मेरे सज़ा में काउंट कर लें। अगर इस किस्म का कानून और कोर्ट इसको अग्री करते हैं कि जी वो जो 3 साल बाहर रहे हैं वो उनको सज़ा हो, जो उनकी सज़ा है उसी में ऐड किया जाए, तो फिर तो इसके ऊपर तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। अच्छा, हमारे पास राजा साहब हैं, तो राजा साहब से इसके ऊपर मेरे ख्याल में राय ले लें तो ज़्यादा मौसर होगा उनकी कही हुई बात। राजा साहब, नवाज शरीफ की वापसी, क्या वो सीधा जेल जाएंगे, जेल से जाके दरख्वास्त देंगे अदालत को कि ज़मानत के लिए, क्योंकि मरियम वाला ऑर्डर भी आ चुका है, ज़मानत के लिए सुनवाई हो जाए और जल्दी ज़मानत मिल जाए, या पहले ही प्रोटेक्टिव बेल ले सकते हैं कि अदालत जाना ही ना पड़े, जेल जाना ही ना पड़े? क्या होगा? देखिए, प्रोटेक्टिव जो बेल है कि एयरपोर्ट से उनको अदालत आने का मौका दिया जाए उसी दिन या एक रात गुजारने के बाद अगले दिन, ये मुमकिन तो है और माजी में ऐसा हुआ है। लेकिन माजी में अगर आप देखें इसहाक डार साहब के मामले में ऐसा हुआ था, लेकिन फ़र्क वहाँ ये है कि इसहाक डार साहब कन्विक्ट नहीं हुए थे, उनके खिलाफ अभी मुकदमा नहीं चला था, याफ्ता नहीं थे, वो सजा याफ्ता नहीं थे। लिहाजा उन्होंने कहा कि मैं एब्सकॉन्डर अगर हूं तो मैं अदालत के सामने पेश होना चाहता हूं, वहां तो ये हो जाया करता है। ये थोड़ा सा डिस्टिंक्शन आप बता दें, ये वेग रह जाएगा सुनने वालों के लिए। क्या एक सज़ा याफ्ता शख्स जो है उसके लिए बाई लॉ ये ज़रूरी है कि पहले जाएगा तो वो जेल में जाएगा क्योंकि जेल से ज़मानत पर इलाज की घर से गए हैं, या जेल जाने वाला सज़ा याफ्ता शख्स भी प्रोटेक्टिव बेल ले सकता है क्योंकि वो जेल में है ऑलरेडी, जेल से छुट्टी लेकर गए हैं इलाज की खातिर? मुझे इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती सरदस्त। मेरी नज़र में शायद होगा ये गालिबन कि किसी अस्पताल को या किसी और जगह को जेल बना दिया जाएगा। ये इख्तियार इस्लामाबाद इंतज़ामिया या लाहौर इंतज़ामिया को हासिल है कि वो सब जेल जो है किसी अस्पताल को करार दे दें, और एयरपोर्ट से उनको अगर अस्पताल मुंतकिल किया जाता है तो वहां से फिर ये कभी इम्कान है इस बात का जो अभी आपने कही, ये कभी इम्कान है इसमें जेल भी पूरी हो जाएगी और नवाज शरीफ साहब की वो जो सियासी साख है वो बच जाएगी कि जेल नहीं जाना पड़ा? कुछ इस तरह का मेरा ख्याल है मामला हो सकता है। और फिर वहां से पुलिस अगर थोड़ा सा एतराज करे, हाथ वाला रखे, तो उनको मौका दे सकती है कि अस्पताल से बाहर निकलकर वो कमरा अदालत तक जाएं, क्योंकि जाहिर है अस्पताल से जब बाहर वो निकलेंगे तो फिर जेल में तो नहीं होंगे, बाहर निकलने के लिए एक ऑर्डर की जरूरत तो है।
अब क्या उनको अस्पताल में रहते हुए ऐसा ऑर्डर अदालत से मिल जाएगा? अदालत देना चाहे तो आइन में अदालत के पास बेपनाह ताकत है, दे सकती है, लेकिन ये एक नई बात होगी। तो बज़ाहिर ये लगता है अनप्रेसिडेंटेड होगा, अनप्रेसिडेंटेड होगा। अच्छा, डॉक्टर मुसद्दिक साहब से भी इस पे पूछ लें पहले, फिर मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। मुसद्दिक मलिक साहब, ये थोड़ा सा वो टेढ़ा सा मामला है जिसमें इस वक्त नवाज शरीफ साहब फंसे हुए हैं। बहुत ही कंट्रोवर्शियल केस था, खुद राजा साहब आपके पनामा केस में पेश होते रहे थे, ये इसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे जिस तरीके से सज़ा मिली, लेकिन इस वक्त उनकी हैसियत एक सज़ा याफ्ता की है। वो वापस आएंगे तो कभी इम्कान तो यही है कि जेल जाएंगे। क्या करेंगे आप लोग? देखिए, आप ज़रा इसको तारीख़ी पस मंज़र में देख लें तो मौलवी तमीज़ुद्दीन से शुरू कर लें और भुट्टो साहब तक आ जाएं और एग्ज़ाइल्स पे चले जाएं और दीगर केसेस जो हैं कि फ़ॉन्ट डाउनलोड वकील के करने पे 9 साल की सज़ा पे चले जाएं या इकामा के ऊपर सज़ा पे चले जाएं, तो फिर आप दिए चले जाएं और जो मर्ज़ी किए जाएं। वो बड़े प्रेसिडेंटेड चीज़ें थी जो अभी मैंने आपके सामने रखी हैं कि ये अनप्रेसिडेंटेड है, मगर वो प्रेसिडेंटेड थी ये सारे मुकदमात जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो हमारी एक अजीबो-गरीब किस्म की तारीख है जिसके अंदर जब हम विक्टिमाइज़ करने पे आते हैं, फ़ैसले आप पढ़ें तो आपको बाद में खुद ही कहना शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं, इस फ़ैसले को साइट नहीं करना, ये तो अब दोबारा से कभी प्रेसिडेंट के तौर पे इस्तेमाल नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो अदालत के फ़ैसले भी आ चुके हैं, उसी केस के अंदर मरियम साहिबा का जो केस है उसमें अदालत ने जो फ़ैसला दिया है उसमें जो लिखा है वो भी सामने आ चुका है। तो और हमारे जो सर सारा कुछ कहने के बावजूद सुने मैं वहीं आ रहा हूँ, अभी तो फील्ड में जी मैं वहीं आ रहा हूँ। लीगल टीम जो है उसका ख्याल है कि राहदारी की ज़मानत मिल सकती है, अगर नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। बाकी ये कि उनका वक़ार जेल जाने से अगर कम होता तो जब उनको पहले जेल में डाला था, जब रात की तारीकी में 2 बजे उनकी बेटी को घसीट के उनके सामने ले गए थे तो उनकी इज़्ज़त घटी थी। यानी अवाम के अंदर अगर जेल जाना होगा तो जेल जाना होगा, अगर अवाम के सामने खड़े होंगे तो अवाम के सामने होंगे, हस्पताल होगा तो हस्पताल होगा, राहदारी होगी तो राहदारी होगी। हमारी लीगल टीम का ख्याल है कि हमारे पास प्रोविजंस हैं जिसमें उनको हिफाजती बेल मिल जाएगी और उसके बाद वो अदालत में पेश हो जाएंगे। मुसद्दिक मलिक साहब, मैं आपकी तरफ एक और सवाल लेकर आऊँगा, लेकिन पहले राजा साहब से मैं पहले पूछ लूँ, कानूनी नुक्ता है, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। राजा साहब, एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने जब नवाज शरीफ की नाअहली हो गई तो उसके ऊपर 62(1)(f) के फैसले करते हुए हुक्म दिया था कि ये नाअहली लाइफ टाइम है, 5 साल की नहीं है। वो शायद तरीन साहब और इनका दोनों का मुकदमा था। तो नवाज शरीफ एज़ फार एज़ माई अंडरस्टैंडिंग इज़ कि वो लाइफ टाइम है जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसे अंडू ना कर दे। एक तो इस नुक्ते की वजाहत आपसे मिल जाए। दूसरा, जो अतर मिनल्ला साहब ने यूज़रपर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए 62(1)(f) की नीचे मिसालें भी दी हैं, तो आप इसको क्या फ़ायदा होगा को मियाँ साहब को जाते हुए कि बड़े सख्त अल्फाज का चुनाव किया है अतर मिनल्ला साहब? अतर मिनल्ला साहब ने, मैं समझता हूँ, जायज़ तौर पे तासुफ का इजहार किया है कि हमारे अदालती फैसले माजी में किस नौइयत के आते रहे हैं कि एक शख्स जिसने आइन को पामाल किया, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा किया, उसको तो रियायत मिल गई और मुंतखब वज़राए आज़म को रियायत नहीं मिली। उनके साथ जो बर्ताव किया गया, जो सख्ती से उनके साथ मामला किया गया, वो ज़ाहिर है बिल्कुल मुख्तलिफ था। लेकिन यहाँ मामला अगर हम तकनीकी हवाले से देखें तो ये है कि आइन के आर्टिकल 62(1)(f) जो है फे, उसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इसके तहत अगर किसी को नाअहल करार दिया जाता है तो नाअहली ताहयात होगी। अब अगरचे कानून में एक तरमीम की गई है, लेकिन कानून जाहिर है आइन से नीचे है। कानून में यह कहा गया है कि 62(1)(f) की जो नाअहली है वो 5 साल पर मुहित होगी। लेकिन मेरी नज़र में ये कानून जो है गैर मौसर है आइन और आइन की जो तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने की है उसके सामने। अब आइन की तशरीह जब तक मौजूद है सुप्रीम कोर्ट की, तो उस वक्त तक तो ये नाअहली जो है ताहयात रहेगी। अब इसमें एक ही तरीका है या 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो ये है कि जो ये कानून बना था अपील वाला, कि सुप्रीम कोर्ट जो प्रोसीजर्स का कानून जिस पे अब मुकदमा चल रहा है, जिसकी लाइव टेलीकास्ट भी हुई, उसमें अगर जो अपील का हक दिया गया है 184(3) के तहत होने वाले फैसलों के खिलाफ, वो हक अगर अदालत उज़्मा बहाल रखती है तो नवाज शरीफ साहब उस शक के तहत अपील दायर करके ये इस्तदा कर सकते हैं कि उनकी नाअहली को ख़त्म किया जाए। एक तो ये तरीका है। अब अगर ये नहीं होता किसी वजह से, तो फिर मैं समझता हूँ उनके मुकदमे में, चूँकि बिलखुसूस उनकी ज़ात के हवाले से ये फैसला आ चुका है कि उनकी नाअहली ताहयात है,
वहाँ फिर भी ये मैं समझता हूँ बात की जा सकती है, क्योंकि दूसरा मुकदमा था जिसमें ये कहा गया कि नाअहलियां ताहयात हैं। उस मुकदमे के फैसले को अगर ओवररूल कर दे सुप्रीम कोर्ट और ये कहे कि हमने जो ये फैसला दिया था कि 62(1)(f की नाअहली ताहयात है वो गलत था और ये नाअहली सिर्फ एक पार्लियामेंट की मुद्दत तक होगी या 5 साल के लिए होगी, तो उसका फायदा भी मियां नवाज शरीफ को या दीगर जो लोग 62(1)(f के आपके तहत बकौल आपके अभी जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का आइन की तशरीह का कि नाअहली ताहयात है, नवाज शरीफ उसके तहत फ़िलहाल तो ताहयात ही हैं जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कोई दूसरा फैसला ना कर दे। यही सूरत हाल है। या वो अपील करेंगे, अगर अपील हाँ। का हक या हल होता अपील की अगर या इजाज़त फिर मिल जाए तो। महमूद मौलवी या साहब, फिर ये दूसरे बड़ी में इंटरेस्टिंग ये पोजीशन या है किसी सियासी एतबार दूसरे से नवाज मुकदमे शरीफ में के लिए। नवाज शरीफ साहब जो है वो इस वक्त तो क्वालिफाई ही नहीं करते MNA का इलेक्शन लड़ने के लिए, क्योंकि वो ताहयात नाअहल हैं। अनलेस के सुप्रीम कोर्ट किसी फैसले के तहत उसको अंडू ना कर दे या ये जो अभी केस चल रहा है उसके तहत उनको अपील का हक ना दे दे, और अपील के हक की सूरत में भी अपील मंजूर होगी तो उनको इजाज़त मिलेगी। फ़िलहाल वो नाअहल हैं, MNA का इलेक्शन भी नहीं कॉन्टेस्ट कर सकते। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए MNA का ना कॉन्टेस्ट ना वो पार्टी को हेड है। देखिए जिस हिसाब से इस वक्त नवाज शरीफ साहब की पोजीशन है, बदकिस्मती ये है कि हम ज़्यादातर लोग हम बैठ के बातें कर रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब आएंगे, वो सीधा जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाएंगे। अगर ये सोच है, ये सोच बड़ी गलत सोच है। इतनी आसान नहीं है चीज़ें कि जी वो आएंगे वहाँ से लंदन से उनको और वो सीधा जो है वो जाएंगे और प्राइम मिनिस्टर हाउस। नहीं जी, ये कानून के तहत है, अपील होगा। अपील होने के बाद अब आपको ये देखना है कि एक दिन में तो फैसले नहीं होंगे, उस टाइम पीरियड में फैसले हो ताकि फिर वो इलेक्शन से पहले वो जो है उनके फैसले आ जाए, ताकि वो देखें फिर कि वो इलेक्शन में जा सकते हैं। हम तो इधर इतनी जल्दी डिसीजंस ले लेते हैं। लोगों ने एक माइंडसेट बनाया हुआ है कि जी नवाज शरीफ साहब आएंगे और वो वजीर आज़म बन जाएंगे। देखिए बिल्कुल उनकी पार्टी के लोग बन सकते हैं, उनकी साहबजादी बन सकती है प्राइम मिनिस्टर, अगर कानून उनको इजाज़त देता है, और पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर हमारा ये कहना है कि जी देखिए कहीं ना कहीं तो हमें कानून की लाइन डालनी पड़ेगी ना, कुछ चीज़ों पर तो डालनी पड़ेगी। आवाम तो देखे इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है इस वक्त। कितने फीसद आवाम जो है इंटरेस्टेड है कोर्ट के केसेस सुनने में। उनको अपने इस वक्त जो मजबूरी है वो देखना है कि महंगाई कहाँ जा रही है, इतने और इश्यूज है, बिजली के इश्यूज है, एजुकेशन के इश्यूज है। नवाज शरीफ की ये पोजीशन, अगर लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है नवाज शरीफ के केस में, तो नवाज शरीफ सियासत में एक बड़े प्लेयर के ऊपर आकर जलसे वलसे तो कर सकते हैं, लेकिन सियासत में फिर उनका मुस्तकबिल तब तक रोशन नहीं हो सकता जब तक सुप्रीम कोर्ट उनके लिए दरवाज़ा ना खोले। अभी वो दरवाज़ा बंद है, अभी नहीं खुला। नहीं तो अगर दरवाज़ा नहीं खुला तो इंतज़ार करेंगे ना वो। हम ये क्यों तसव्वुर करते हैं कि जी आते ही वो दरवाजे भी खुल जाएंगे। और अगर इस किस्म का कानून चलेगा तो फिर हम किस बात की बात करते हैं इस मुल्क में कि गरीब के लिए कोई और कानून सालों लग जाते हैं, और अगर ताकतवर आता है उसके लिए रात ही को दरवाजे खुल जाएंगे और उनको जो है सुबह जो है जज साहब फैसला दे देंगे और वो उनको जो है नाअहल से अहल कर देंगे। तो ये तो फिर एक मजाकिया चीज़ होगी। मेरा ये डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, ये आपकी एक सियासी जमात के तौर पर, एक आपकी सियासी जमात के लिए भी शायद लम्हा फ़िक्रिया होगा, क्योंकि आपकी पूरी इस वक्त जो कैंपेन है, पोलिटिकल कैंपेन, वो नवाज शरीफ की वापसी के ऊपर आप चला रहे हैं। 21-21-21 तो दो इश्यूज़ हो गए जी, एक तो जेल का रास्ता है, दूसरा नाअहली वाला मामला है। दोनों की तलवार सर पे लटक रही है। मलिक साहब, वो एक शेर है कि वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र ना था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। अरे भाई, किसने ये सारी बात की है कि वो उतर रहे हैं और ये सामने आ गए हैं या क्या हो गया है? एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत चल रहे हैं, उस प्रोसेस के तहत इलेक्शन होंगे। और क्या आप मिटा देंगे? आपने भुट्टो मिटा दिया या आपने उससे पहले जो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी थी उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये अदालती फ़ैसले आपके सामने नहीं भी करेंगे तो क्या हो जाएगा? आप लोगों के दिलों से तो किसी को नहीं मिटा सकते। तो वो ठीक है, आप जो बन पाए कर लीजिए और तारीख़ उसका फिर फ़ैसला कर लेगी आगे बढ़ के। आज तक आप फ़ैसलों का जिक्र भी करते जाते हैं, फ़ैसलों को वो साइट भी करते जाते हैं और साथ में अजीब व गरीब तकारीर भी करते जाते हैं। अजीब सी बात है ये।
भाई ये एक फ़ैसला है, एकामे वाला फ़ैसला है, सारों ने लिखा पढ़ा है, ये राजा साहब बैठे हैं, ये आपको पूरी तफसील दे सकते हैं। आप सहाफ़ी हैं, आप सबको मालूम है कि यहाँ पे क्या गदर मचा है, किस किस्म के फ़ैसले आए हैं। अगर आप उन पे कायम रहना चाहते तो भले से रहिए, तारीख़ तो लिखी जा रही है भाई, तो आप रहिए जहां पे आप खड़े हैं, आप खड़े रहिए, जहां पे हम खड़े हैं हम खड़े रहेंगे। मेरे ख्याल में एक प्रोसेस के जरिए, मैं तो पहले दिन से कहता हूं कि अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर नाहली बहुत कंट्रोवर्शियल है। मैं तो ये कह रहा हूं कि हमारा ये ख्याल है, हम अदालत से हमारा ये ख्याल है कि इंसाफ मिलेगा, और जब इंसाफ मिलेगा और ये सारे प्रोसेस के ज़रिए जब वो सुरखरू होंगे तो इलेक्शन होगा, इलेक्शन में हमें वोट मिलेंगे तो हम जीतेंगे, कोई भी नहीं रोक सकेगा फिर नवाज शरीफ को। तो इस वजह से आपका मौक़िफ़ राजा साहब से भी ले लें। राजा साहब, फायज़ ईसा साहब का बड़ा वजनी रोल होगा इस सारे मामले में, क्या फ़ैसला करते हैं और जमकर फैसला करते हैं आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक। देखिए, फायज़ ईसा साहब का रोल होगा, लेकिन उनका रोल कोई डिक्टेटर का तो नहीं होगा ना। अब जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो एक सोच है वो ये है कि बेंच बनाने का जो इख्तियार है वो एक फर्द वाहिद का नहीं होना चाहिए, चीफ जस्टिस साहब का नहीं होना चाहिए, बल्कि कानून भी है जिस पे बहस हो रही है कि 3 मेंबर कमेटी हो। दीगर जो जज साहिबान हैं उनका भी ये ख्याल है कि 7 या 9 सीनियर तरीन जो जज साहिबान हैं उन पर मुश्तमिल एक मुस्तकिल बेंच होना चाहिए इस नौयत के आईनी। आज अतनुल्लाह साहब ने आज भी उसका जिक्र किया है कि चीफ जस्टिस के पास बहुत ज्यादा पावर्स हैं, आज भी उन्होंने जिक्र किया जी। तो मुझे यही नजर आता है कि इस दौर में चीफ जस्टिस फायज़ ईसा साहब के दौर में ये वन मैन शो नहीं होगा। अदालत के अंदर एक तरह से जो जिम्मेदारी है वो इज्तिमाई तौर पे उठाई जाएगी और हर जज अपना फैसला करने में तो खुद मुख्तार है। देखिए, बेंच अगर बन गया किसी उसूल के तहत के साथ सीनियर मोस्ट या 9 जो सीनियर तरीन जज साहिबान हैं उन पर मुश्तमिल बेंच है, उसमें जो भी जज सीनियर हैं वो आ जाएंगे। उसमें नहीं होगा कि ये हम ख्याल है और ये हम ख्याल नहीं है। तो उसके बाद हर जज जो है खुद मुख्तार है, अपने जहन के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक, अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करेगा। इसलिए मैं नहीं समझता कि चीफ जस्टिस साहब का कोई और जज साहिबान से ज्यादा रोल होगा। सलमान अकरम, राजा साहब, डॉक्टर मुसद्दिक साहब, महमूद मौलवी, बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।